हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग से उड़ान। तो आज मैं पॉलिटिकल लेक्चर कंटिन्यू करने वाला हूं और पॉलिटिकल लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। रिसेंटली आपको पता है कुछ दिन पहले जेके बैंक की नोटिफिकेशन आई थी, तो अब वो जो नोटिफिकेशन आई है तो उस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। नो डाउट अकाउंट असिस्टेंट साथ में चलता रहेगा, लेकिन जेके बैंक के रिलेटेड जो भी क्वांट हो गया, हमारा मैथ्स रीजनिंग जो भी जिसकी वीडियोस है, इंग्लिश की वीडियोस आ गई, जीएस की वीडियोस आ गई, वो हम इस चैनल पे अपलोड नहीं करेंगे। उसके लिए हम सेपरेट विंग्स बैंकिंग चैनल होगा उसका, तो उसमें हम सारे अपलोड करेंगे। दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके बैंक एग्जामिनेशन तो डायरेक्टली उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सिर्फ वहां पे एक्सक्लूसिवली हम वही वीडियोस डालेंगे जो बैंकिंग के रिलेटेड होगी। यहां पे नहीं डालने का रीजन यही है ताकि जो अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें उनको कंफ्यूजन ना हो जाए वीडियोस को लेकर, ठीक है। तो आज मैं इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर वापस कंटिन्यू करने वाला हूं। देखो, इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर मैंने पीछे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 18 तक खत्म किया था। आज हम आर्टिकल 19 स्टार्ट करेंगे। देखो, आर्टिकल 19 पहले तो आपने याद रखना कि आर्टिकल 19 सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। इट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। और ये आर्टिकल 19 बेसिकली डील क्या करता है, 6 फ्रीडम राइट्स, 6 राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम, ठीक है, उनके साथ डील करता है। ओरिजिनली 7 थे, एक राइट को हमने डिलीट कर दिया, उसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट करा हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग 6 राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम हम उसको एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पहला क्या बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई भी सिटीजन इंडिया का, ठीक है, वो अपने व्यूज को, अपने ओपिनियन को फ्रीली क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। अब वो एक्सप्रेस किस किस फॉर्म में कर सकता है, एक्सप्रेस वो ओरली जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, एक्सप्रेस वो पेंटिंग के फॉर्म में कर सकता है, ठीक है, एक्सप्रेस वो न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकता है, ठीक है। देयर आर मेनी फॉर्म्स कि आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो। बट क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमने सिटीजन को दिया है, क्या ये एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट मतलब ये कि जो भी वो बोल सकते हैं क्या? आप कुछ भी बोल सकते हो? नहीं। आप क्या नहीं बोल सकते? आप कि स्टेटमेंट, आप जो अपने व्यूज, जो ओपिनियन जब आप बोल रहे हो, उसमें अगर इंडिया का रिलेशन, आपकी कंट्री का रिलेशन उस स्टेटमेंट की वजह से दूसरी फॉरेन कंट्री के साथ उसका रिलेशन अगर खराब हो सकता है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर लिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भाषण दे रहे हो, कुछ स्पीच कर रहे हो और वो इंसाइट कर रही है, मतलब भड़काऊ भाषण है, तो आपके फ्रीडम एंड स्पीच को क्या कर सकते हैं, हम कर्टेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम कब कर्टेल कर सकते हैं, जब आपकी स्टेटमेंट, आपकी स्पीच में कंट्री के सिक्योरिटी को क्या है, थ्रेट हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बट आपको इतना ही याद रखना है, इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब फ्रीडम, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब यह है कि आपके पास पूरा हक है कि आप इकट्ठा हो सकते हो, ठीक है, पीसफुली। लेकिन कहां इकट्ठा होना है, इकट्ठा कहां होना है, इकट्ठा होना है पब्लिक प्रॉपर्टीज में, पब्लिक प्लेसेस में। आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके किसी के घर में, गार्डन में बैठ के ये नहीं बोल सकते कि दिस इज माय राइट टू असेंबल पीसफुली। मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया हूं, तो भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे अंडर फंडामेंटल राइट्स की गारंटी की है, तो मैं आप कौन रोकने वाले? नहीं, वो जरूर रोक सकते हैं जब आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके असेंबल होगे। और पब्लिक प्रॉपर्टीज में अगर आप असेंबल हो रहे हो तो वो बहुत पीसफुल होना चाहिए। ये ना आप वहां पे क्या करते हैं, हल्ला कर रहे हो, वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हो। जब ऐसे कर रहे हो तो फिर सेक्शन 144 के अंदर जब लगेगा कि मजिस्ट्रेट को कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और इसको कंट्रोल करना है, तो वो क्या लगा देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, और राइट टू असेंबल पीसफुली पब्लिक प्रॉपर्टीज। देखो, रोड भी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। अब रोड भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते रोड पे जाके बैठ जाओगे, ठीक है, रोड में जाके बैठ जाओगे और बोलोगे भाई ये तो मेरा राइट है। नहीं, उससे क्या हो रहा है, रोड में बैठने से क्या हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है ना, पब्लिक पीस खराब हो रहा है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये आपके इस राइट को क्या कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन। देखो, कोई भी सिटीजन इंडिया का वो कोई भी ट्रस्ट बना सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कोई भी यूनियन बना सकता है, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, है ना। तो
कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अंडर हमें क्या दिया है, ये राइट दिया है भाई, आप कर सकते हो। बट आप ऐसी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते जिसमें आप क्या करो, कंट्री के अगेंस्ट ही चले जाओ, या कोई ऐसे मिलिटेंट आउटफिट हो ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर दो, ठीक है। वो जब आप क्रिएट करोगे तो जरूर आपके इस राइट को क्या कर देंगे, वो कर्टेल कर देंगे, ठीक है जी। अब फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बोलते हैं एक सिटीजन को पूरा हक है कि वो कंट्री के टेरिटरी में बिल्कुल फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं एब्सोल्यूट है। कब रोक सकते हैं आपको? जब उनको लगेगा कि आपकी मूवमेंट, आपका यहां से वहां जाना जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को क्या कर सकता है जी, डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। सपोज करो कोई ऐसा इंसान, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो इतने हेटेड स्पीचेस देता है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग उससे नाराज हैं, और बाय चांस उन लोगों को पता चले कि वो यहां पे आ रहा है, तो क्या वो उसको आने देंगे? नहीं। तो गवर्नमेंट उससे पहली एक्शन लेगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी उससे पहली एक्शन लेगी। वो क्या करेगी, इसके मूवमेंट को रोक देगी कि प्लीज सर आपका जाना वहां पे सेफ नहीं है, ठीक है, आपके लिए भी और लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ग्राउंड क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। आपको अगर याद हो तो हमने ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में पढ़ा था, ठीक है, कि शेड्यूल ट्राइबल एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जो आज भी अपने ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और उनमें और हम लोगों में आज भी बहुत डिफरेंस है, और वो कल्चरली और सोशली अभी भी बहुत बैकवर्ड है। तो आपके ऐसे एरियाज में आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनके कल्चर, उनके कस्टम, ठीक है, उनको थ्रेट हो सकती है इससे, ठीक है। तो उनको सेफगार्ड करने के लिए आपकी मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं। अब राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, आप कहीं पे भी जाके, कंट्री के किसी भी कोने पे जाके सेटल हो सकते हो, अपना घर बना सकते हो, ठीक। बट कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें आपको घर बनाने से रोकेंगे। वो सेम ग्राउंड्स हैं मैंने आपको अभी जो ऊपर 4th क्लॉज में बताया था, दैट इज जनरल पब्लिक इंटरेस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, ठीक है जी। अब हम चलते हैं 6th आर्टिकल। 6 क्या बोल रहा है, अंडर आर्टिकल 19, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, और टू कैरी ऑन एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है सिटीजन को कि आप कोई भी प्रोफेशन क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। उसमें स्टेट आपको क्या कहते हैं, स्टेट की गाइडलाइंस आप पे बाइंडिंग नहीं है कि स्टेट आपको बोलेगा तूने यही प्रोफेशन ऑप्ट करना, नहीं, आपकी मर्जी। आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आपको कोई बिजनेस करना है, यू हैव द राइट, ठीक है, टू डू एनी बिजनेस, ठीक है। आपके पास पूरा हक है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन करें। बट स्टेट ने किसी प्रोफेशन को, ठीक है, किसी प्रोफेशन को कैरी ऑन करने के लिए एक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की होती है, ठीक है। वो क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको डॉक्टर सर्जरी करनी है, तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन, एक डिग्री होनी चाहिए। आपको अगर बाय चांस आपको अगर IFS बनना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, या आपको अकाउंट असिस्टेंट ही बनना है, तो ये प्रोफेशन कैरी करने के लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और दूसरा आपको एक रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है। जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, देन यू आर एलिजिबल टू कैरी ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, ठीक है। तो ये राइट्स से रिलेटेड टू आर्टिकल 19, और मैंने आपको यही बताया कि ये आर्टिकल 19 सिर्फ किसको मिला जी, सिटीजन्स को मिला है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज आर्टिकल 20, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। ज्यादातर हमें मतलब आर्टिकल 22 तक ही हमें मतलब थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, उसके बाद आप थोड़ा भी पढ़ोगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब है जब हम किसी को क्या करते हैं जी, गिल्टी प्रूफ कर देते हैं। गिल्टी प्रूफ कौन करेगा? जज करेगा ना। जज कैसे करेगा? ट्रायल होंगी, ठीक है, पूरे उसके खिलाफ विटनेस बिठाए जाएंगे, ठीक है। अब कन्विक्शन गिल्टी किस करेगी? जब भी वो कोई क्या करेगा, ऑफेंस करेगा, ठीक, जब कोई क्या करेगा, क्राइम करेगा उसके। अब क्या हो सकता है कि कभी कभी आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो या कोई लॉ वायलेट किया, उसकी सजा जो है, जो लॉ मेंशन करता है, उससे ज्यादा भी आपको दे सकते हैं।
बिकॉज ये अथॉरिटी हमने किसको दिया, जुडिशरी को दिया। आपको एक्सेसिव पनिशमेंट भी तो मिल सकती है ना कोई लॉ वायलेट करने के लिए। हालांकि अगर आप देखो तो प्राइमा फेसिया क्या होगा भाई कि उसकी सजा कम है, बट आपको ज्यादा भी मिल सकती है ना। ये हो सकता है कोई अपने आर्बिट्रेरी एक्शन से क्या करे, आपको एक्सेसिव पनिशमेंट दे। तो जब भी आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कौन सा आर्टिकल सेफ गार्ड करेगा, दैट इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपको हमेशा क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन। किसके लिए, एक्सेसिव पनिशमेंट के लिए। तो इसमें तीन चीजें थोड़ा थोड़ा याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। एक है डबल जेपर्डी और जियोपार्डी। अगर आप डिक्शनरी खोलोगे तो डिक्शनरी में अगर आप वोकैबुलरी उसको सुनोगे कैसे इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जियोपार्डी, वहां पे जेपर्डी बोलते हैं, ऐसे कोई कोई जियोपार्डी भी बोलता है इसको, ठीक है। और एक तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ये किसके अंडर आते हैं बच्चों, इसके अंडर आते हैं, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो बेसिकली ये क्या है, इट इज बाइंडिंग ऑन लेजिस्लेचर, इट इज बाइंडिंग ऑन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन है बच्चे, जो कानून बनाता है, ठीक है। इट इज बाइंडिंग ऑन जुडिशरी, ठीक है, और इट इज बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है कि आज अगर मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है, बाई चांस सपोज कर लो कि आज मैं टीचिंग में आपको पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब ये ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल से पढ़ाना कोई क्राइम है नहीं है, है ना। कल को ऐसा होता है कि लॉ बन जाता है, लॉ किसने बनाया, लेजिस्लेचर ने बनाया, ठीक है। लेजिस्लेचर ने अगर लॉ बनाया, ठीक है, उसमें इन्होंने ये बोला कि भाई यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाना क्या है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि बोला कब उन्होंने, टुडे इज 4 जून। अब ये लॉ कब आया, 7 जून को आया। क्या जो पीछे जिन्होंने आज तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में पढ़ाया है, क्या उनको भी वो सजा मिलेगी, नहीं, क्योंकि जिस वक्त वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, 6 जून से पहले, तब ये लॉ था ही नहीं। तो मतलब ये सिटीजन को कैसे प्रोटेक्ट करता है कि आप सिटीजन को तब सजा दोगे जब वो लॉ फोर्स में है, ठीक है, और उस लॉ के अकॉर्डिंगली जो उसने किया है वो वायलेशन है। अगर वो लॉ नहीं है तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। और बाई चांस जिस दिन आपने वो लॉ लाया, ठीक है, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, मतलब पीछे अगर वो कोई भी एक्टिविटी हुई है तो आप उस क्रिमिनल एक्टिविटी को ऑफेंस मान के उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। इसी का मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि मतलब जो भी लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगी वो तब से ही फोर्स में आएगा जब से वो क्या होगा, जिस दिन से वो शुरू होगा, उससे पीछे वो लागू नहीं होगा, ठीक है। और आप उसको उतनी सजा दोगे जितनी सजा उस लॉ में मेंशन्ड है, उस लॉ को वायलेट करने के लिए। क्लियर है जी। डबल जेपर्डी का मतलब है कि आप सेम ऑफेंस के लिए एक बंदे को 2 बार पनिश नहीं कर सकते, है ना। एक बार अगर आपने मर्डर किया, अगर आप उसका लाइफ इंप्रिजनमेंट काट के आए हो या 15 साल काट के आए हो या जितने भी आपने सजा काटी है, तो आपको वापस जज उसी सेम ऑफेंस के लिए पनिश नहीं कर सकता। अगर करेगा तो कौन सा, किस राइट की वायलेशन होगी बच्चा, आर्टिकल 20 की वायलेशन होगी, ठीक। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यह है कि आप किसी बंदे को, ठीक है, जिस पे आपको शक है कि इसने ये क्राइम किया, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते वो कि अपने खिलाफ ही क्या दे दे, गवाही दे दे, अपने खिलाफ ही क्या बन जाए, विटनेस बन जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। इसमें बहुत सारे रीजन है कि क्या पता कि पुलिस उसको जबरदस्ती मार के डरा के उसको कबूल करवाए, तो इसलिए जज इसको नहीं मानता है, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 20 आप समझ गए ना, एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाने की कोशिश होती है हमेशा। क्लियर हो गया, किसको, सिटीजन को। और याद रखें कि सिटीजन को भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन को भी है, ठीक है जी। अब हम आते हैं आर्टिकल 21। आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इवॉल्व्ड फंडामेंटल राइट, सबसे इवॉल्व फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पूरे फंडामेंटल राइट्स में। अब इवॉल्व किया क्योंकि इसको जुडिशरी ने बहुत बार इसकी इंटरप्रिटेशन दी है और ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि राइट टू लाइफ। ये आर्टिकल 21 ये नहीं बोल रहा राइट टू लाइफ, इसके अंदर राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं है कि सर्वाइवल, सांस लेना, नहीं। राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू लिव विद डिग्निटी। व्हाट, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। अब इस राइट में बेसिकली है क्या, अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल 21 बोलता है आप किसी भी सिटीजन से उसकी फ्रीडम, उसकी लिबर्टी,
नहीं छीन सकते, ठीक है, जब तक कि जो लॉ में एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है वो आपको गाइड ना करे। जो प्रोसीजर कानून ने बनाया है, ठीक है, आप वही फॉलो करके एक सिटीजन की पर्सनल लिबर्टी को क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब मतलब क्या है कि मैं फ्रीली घूम रहा हूं, है ना, मुझे पूरा हक है कि मैं यहां से वहां जा सकता हूं। आप मुझे कब रोकोगे? आप मुझे तब रोकोगे जब मैं कोई लॉ वायलेट करूंगा। और लॉ बोलता है उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर स्टैब्लिश किया है, एक पूरा ब्लूप्रिंट हमने बनाया हुआ है, ठीक है, वो फॉलो करके ही आप क्या कर सकते हो, उसको क्या करोगे आप, उससे ये आर्टिकल, ये राइट उससे छीन सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और वो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड। लेकिन 1978 के बाद हमने इसको फॉलो करना बंद कर दिया। हमने किसको फॉलो करना स्टार्ट करा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है। क्या है जी? अमेरिकन एक्सप्रेशन है। अगर आप देखो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये बोलता है, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं कि लॉ बोल रहा है कि पहली बात, आप अगर किसी बंदे की पर्सनल लिबर्टी को छीन रहे हो या उसको रोक रहे हो, तो उसके लिए पहले आपने ये जस्टिफाई करना है कि क्या उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप उसकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हो। क्या उसने कुछ ऐसा लॉ वायलेट किया है? पहली बात। दूसरी बात बोलते जो लॉ उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीन रहा है या कर्टेल कर रहा है, क्या वो लॉ वैलिड है? और तीसरी बात, अगर वो वैलिड है तो उसमें एस्टैब्लिश जो प्रोसीजर है क्या आप फॉलो कर रहे हो। जैसे आप उससे अरेस्ट करोगे तो आपको उसको बताना जरूरी है कि किस ग्राउंड पे हम तुझे अरेस्ट कर रहे हैं। चार्जशीट फाइल कर रहे हो, बताना जरूरी है कि चार्जशीट में क्या लिखा है, क्या सजा दे रहे हो। उसके पास पूरा हक है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। ये प्रोसीजर है। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो वो क्या अनलॉफुल है, उसको क्या करना, उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीनना। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बट अगर आप देखोगे ये 1978 से पहले हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो कर रहे थे, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में एक ये सिर्फ एक्शन आप किसके खिलाफ ले सकते हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी के खिलाफ ले सकते हो, आप लेजिस्लेचर के खिलाफ ले नहीं सकते। अब जो लॉ बनाया है वो लॉ इनवैलिड भी तो हो सकता है, अनजस्ट भी तो हो सकता है, बट उसके खिलाफ अंडर प्रोसीजर एस्टैब्लिश पर है, उसके खिलाफ आप कोई एक्शन ले नहीं सकते थे। अगर आप एक्शन लोगे तो आप किसके खिलाफ लोगे? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, जिसने आपका पर्सनल लिबर्टी को क्या किया है, छीना है आपसे। लेकिन लेजिस्लेचर के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लोगे। यह भी तो हो सकता है ना, जो लॉ हमने बनाया है वो लॉ इनवैलिड निकले, वो लॉ अनजस्ट भी हो सकता है, अनफेयर भी हो सकता है ना। उस लॉ ने प्रोसीजर बता दी कि इस तरीके से आप उसकी लिबर्टी छीन सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि वो लॉ सही होगा, वो लॉ गलत भी हो सकता है। इसके रीजन क्या हुआ? मेनका गांधी केस हुआ। देखो मेनका गांधी एक बार एयरपोर्ट से कहीं बाहर जा रही थी तो उनसे पासपोर्ट छीन लिया गया, ठीक है, उनको वहां पे रोका गया। तो उसी चीज से वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने क्या किया, वहां पे केस फाइल किया कि भाई ये केस, उन्होंने तो पूछा भाई क्यों लिया भाई मैडम, उन्होंने बोला भाई ये मैडम जी लॉ मेंशन्ड है, हम अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलो करें। लॉ ने ये बोला कि क्या कहते हैं, हम किसी भी बंदे का पासपोर्ट छीन सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, अगर हमें कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो हमने रोक लिया। मैडम ने बोला भाई ये क्या है, मेनका गांधी ने बोला कि कैसे आप इसको फेयर मान रहे हो, कैसे इस लॉ को वैलिड मान रहे हो, ये तो अनजस्ट है, ये तो आप ऐसे ही किसी की फ्रीडम को छीन रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, एक नई इंटरप्रिटेशन आई, उस इंटरप्रिटेशन को हमने क्या बोला, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यह है कि अब ना कि जो लॉ जिसके थ्रू एग्जीक्यूटिव क्या करती थी, हमारे राइट को कर्टेल करती थी, उसके खिलाफ एक्शन, बल्कि हम उस लॉ के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं अगर वो लॉ अनजस्ट है, अनफेयर है। हम उस लॉ को भी इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करते थे। तो अब क्या है कि हम किसके खिलाफ, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव को भी क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, अगर वो हमारा पर्सनल लिबर्टी इनवैलिड तरीके से क्या कर रहा है, कर्टेल कर रहा है। तो दिस इज आर्टिकल 21, ठीक है। अभी रिसेंटली राइट टू मैरी भी इसमें ऐड हुआ आर्टिकल 21 में, ठीक है जी। अब देखो, अब नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या बोल रहा है?
आर्टिकल 21A बेसिकली इट वाज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट्स। इसको हमने ऐड किया। हमने ऐड कब किया? 2002 में बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जी, 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हुई और हमने क्या करा? एक आर्टिकल ऐड करा, दैट इज राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन ये बोलता है, राइट टू एजुकेशन बेसिकली डील्स विद दी प्राइमरी एजुकेशन। इसने प्राइमरी एजुकेशन को ही क्या बोला है? फंडामेंटल राइट। और इसने ये बोला है और एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इसने ये बोला कि जो भी 6 से 14 साल का बच्चा है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको, बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाए। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 21A। बट उसमें सिर्फ फ्री एजुकेशन, किसमें? एलिमेंट्री एजुकेशन। हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, ये कब ऐड हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल की वीडियो में आई होप कि क्या कहते हैं, ये पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट करेंगे, फिर पंचायत, जो पंचायत के रिलेटेड जो है ना, वो सारा कंप्लीट करके फिर हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।